नमस्कार दोस्तों। आज अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पब्लिक फाइनेंस, लॉक विथ बजट। इधर कर दो बेटा। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न दिया है बजट में, यानी बजट क्या होता है। विगत वर्ष के आय और व्यय का विवरण होता है, चालू वर्ष की आय और व्यय का विवरण होता है, आगामी वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमान होता है, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, हमारे को पता है बजट है ये हमेशा आगामी वित्त वर्ष के लिए बनता है। बजट हमेशा आगामी वित्त वर्ष के लिए बनता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो बजट है वो हमेशा आगामी वित्त वर्ष के लिए बनता है। उसका टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। और ध्यान रखना, जो आगामी होता है उसका कभी लेखा जोखा नहीं होता है, उसका क्या होता है, पूर्वानुमान होता है। तो हमारे से पूछे कि बजट क्या है, तो बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय का क्या होता है, पूर्वानुमान होता है। उत्तर कौन सा आएगा इसका? सी। बजट है ये हमेशा आगामी वित्त वर्ष के लिए बनता है, और जो आगामी वित्त वर्ष के लिए बनता है उसका हमेशा अनुमान लगाया जाता है। तो बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय का पूर्वानुमान होता है। निम्नलिखित में से कौन से गैर कर राजस्व हैं? देखो, सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से जो आय मिलती है वो तो कर राजस्व है, और करों के अलावा सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से जो आय मिलती है वो तो कर राजस्व है, और करों के अलावा जो अन्य स्रोत हैं उनसे जो आय मिलती है उसको हम गैर कर राजस्व कहते हैं। तो देखो, ब्याज गैर कर राजस्व है, लाभांश और लाभ गैर कर राजस्व है, विदेशों से प्राप्त होने वाला नकद भुगतान गैर कर राजस्व है। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से जो आय मिलती है वो कर राजस्व है, और करों के अलावा अन्य जो भी सोर्सेज हैं उनसे अगर इनकम मिलती है, चाहे वो करों के अलावा अन्य आप देखें तो शुल्क है, जुर्माना है, उपहार है, अनुदान है, किराया है, ब्याज है, लाभ है, लाभांश है, ये सारी गैर बेटा कर राजस्व की मदें होती है। तो यह हमारे प्रश्न में दिया है, उनमें से उपरोक्त सभी उत्तर होगा। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या आशय है? बेटा ध्यान रखना, घाटे की वित्त व्यवस्था, और घाटे की वित्त व्यवस्था को ही कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन। घाटे की वित्त व्यवस्था कह दे, इसी का दूसरा नाम होता है हीनार्थ प्रबंधन। घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन होता क्या है? यदि कोई देश है वो अपने घाटे को पूरा करने के लिए या तो बेटा ऋण ले रहा है या अधिक मात्रा में नोट छपा करके उसकी पूर्ति कर रहा है, या तो ऋण ले रहा है या अधिक मात्रा में नोट छपवा करके उनकी पूर्ति कर रहा है, इसको घाटे की वित्त व्यवस्था और इसी को कहा जाता है हीनार्थ प्रबंधन। तो घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना। देखिए यहां उलझ सकता है, यहां बच्चा सीओडी विकल्प में उलझ सकता है। तो सी है कि घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेना, पर केवल ऋण लेना हीनार्थ प्रबंधन नहीं है। ऋण लेना या अधिक मात्रा में नोट छापना, ये दोनों हीनार्थ प्रबंधन है, यानी पहले की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति का बढ़ना। या सही उत्तर होगा वो होगा डी। चारों विकल्पों को पढ़ना बेटा एग्जाम में भी, क्योंकि कई बार क्या होता है उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर होता है उसका चयन करना होता है। तो चारों विकल्प पढ़ना, ऐसा नहीं कि उत्तर आपको आंशिक उत्तर मिल गया और आपने टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा मामला। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 4, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर क्या होता है? तो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर बजट घाटा होता है। कुल प्राप्तियां और कुल व्यय, सरकार को टोटल रिसिप्ट कितनी मिली है, सरकार का टोटल एक्सपेंसेस कितना है, और इन दोनों का जो अंतर होता है उसको कौन सा घाटा कहा जाता है? उसको
बजट घाटा कहा जाता है? उत्तर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 5। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दिया जाए। अगर बेटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा देते हो तो ये बनता है प्राथमिक घाटा। ठीक है, ये प्राथमिक घाटा बनता है। तो प्रश्न पूछ ले कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो उत्तर होगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा देते हो तो जो घाटा बनता है वो प्राथमिक घाटा बनता है, प्राइमरी डेफिसिट बनता है। उत्तर होगा इसका बी। उत्तर क्या होगा इसका? का सही उत्तर होगा वो बी होगा, क्योंकि अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान निकाल दिया जाता है तो जो घाटा बनता है वो बनता है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? सबसे पहले बात तो आपको ये पता है कि राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है। सबसे बड़ा घाटा। अगर हमारे से प्रश्न पूछे कि घाटे का सबसे बड़ा रूप कौन सा होता है, तो घाटे का सबसे बड़ा रूप है वो राजकोषीय घाटा होता है। और राजकोषीय घाटा होता क्या है? अगर बजट घाटे में सरकार के ऋण और अन्य दायित्वों को जोड़ दो। यदि बजट घाटे में सरकार के ऋण और अन्य दायित्वों को जोड़ दिया जाता है तो ये कौन सा घाटा बनता है? ये राजकोषीय घाटा बनता है। उत्तर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? पहले तो बच्चों ये ध्यान रखना, शून्य आधारित बजट है, इसका विकास हुआ था 1970 में अमेरिका में। शून्य आधारित बजट का विकास 1970 में अमेरिका में हुआ। किया किसने था? पीटर ए पायर ने। इसीलिए पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार का बजट बना अमेरिका में था सबसे पहले 1973 में जिमी कार्टर के समय। और यह भी ध्यान रखना, शून्य आधारित बजट क्या होता है? अगर पिछले वर्ष की आय और व्यय के आंकड़ों से आपने कोई मतलब नहीं रखा और बिल्कुल नए सिरे से जो बजट बनाया जाता है उसको कहते हैं बेटा शून्य आधारित बजट। तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया गया बजट, पिछले वर्ष की आय और व्यय के आंकड़ों से कोई मतलब नहीं रखा और बिल्कुल नए सिरे से अगर बजट बनाया गया है, उसी को कहा जाता है शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट, संतुलित बजट किसे कहते हैं? तो संतुलित बजट क्या होता है सब जानते हो। अगर सरकार की मान लो व्यय है वो भी 1000 है और सरकार की आय है वो भी 1000 है, इस प्रकार के बजट को कहा जाता है, वो कहा जाता है संतुलित बजट। तो देखो, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां दोनों बराबर होती है, उसको कहा जाता है, वो कहा जाता है संतुलित बजट। दोस्तों, टेस्ट सीरीज कॉमर्स की हमारी चल रही है, बहुत धुआंधार चल रही है और अब तो फाइनल मैच भी अपन खेलने वाले हैं कुछ दिनों बाद में। तो ये टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बेटा घाटे दे रखे हैं। राजस्व घाटा, राजस्व घाटे का दिया है कि राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। तो बिल्कुल सही है ये तो। बजट घाटा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय, बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा बजट घाटा प्लस ऋण व अन्य दायित्व, बिल्कुल सही है। प्राथमिक घाटा में बजट घाटा प्लस ऋण का भुगतान, ये गलत है। बेटा प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटे का सूत्र तो होता है कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दो। तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने के बाद में जो बनता है वो कौन सा बनता है? वो आपका प्राथमिक घाटा बनता है। नेक्स्ट है, कर की दर तथा उससे प्राप्त कर राजस्व के बीच संबंध किस वक्र को से दिखाया जाता है? तो कर की दर और उससे प्राप्त राजस्व के बीच जो अध्ययन है वो लाफर वक्र से किया जाता है। लाफर वक्र क्या होता है? लाफर वक्र ये बताता है कर की दर और यह है कर राजस्व, कि जैसे जैसे आप कर की दर बढ़ाओगे तो एक बिंदु तक तो आपका राजस्व बढ़ेगा और उसके बाद में आपका कर राजस्व है वो क्या हो जाएगा? वो आपका टैक्स रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कर की दर बढ़ाओगे तो एक लिमिट तक तो जो टैक्स पेयर है वो टैक्स का पे करेंगे, पर यदि कर की दर इतनी अधिक हो गई
कर की दर इतनी अधिक हो गई कि वो कर का भुगतान करने की बजाय कर चोरी को ठीक समझने लग जाता है, तो वो करों में चोरी करने लग जाता है, टैक्स का भुगतान नहीं करता है, जिससे आपका टोटल राजस्व है, टोटल रेवेन्यू है, उसमें गिरावट आने लग जाती है। ये है लाफर वक्र, और ये कर की दर और कर राजस्व के बीच में संबंधों का अध्ययन होता है। उत्तर आएगा बी। नेक्स्ट है राज चलैया समिति का संबंध किससे है? ये प्रश्न कई बार पूछा हो बेटाओ। पहले बात तो राज चलैया समिति का गठन हुआ था 1991 में, और राज चलैया समिति का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष कर सुधारों से है। प्रत्यक्ष करों में सुधारों से संबंधित जो समिति है वो राज चलैया समिति है, और इस समिति का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1991 में। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया? तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत ये प्रोफेसर डाल्टन ने दिया। प्रोफेसर डाल्टन ये कहते हैं कि सरकार को अपना सार्वजनिक व्यय करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उस सार्वजनिक व्यय से समाज के अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और कम से कम लोगों को उसका नुकसान हो। इसको नाम दिया इसने अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, और अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत मित्रों दिया है प्रोफेसर डाल्टन ने। नेक्स्ट है, बड़े शानदार प्रश्न है, एग्जाम में काफी मदद करेंगे आपकी ये। निम्न में से एक अच्छी कर प्रणाली के गुण क्या होते हैं? तो अच्छी कर प्रणाली प्रगतिशीलता होनी चाहिए। प्रगतिशीलता का मतलब जैसे जैसे आय बढ़ती है तो कर की दर बढ़नी चाहिए, यानी अमीरों पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए, गरीबों पे कम टैक्स होना चाहिए, ये प्रगतिशीलता है। लोचशीलता, लोचशीलता का मतलब है जिसमें समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप, महामारी आ गई, और उस दौरान भी सरकार उसी दर से कर वसूल करे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इसमें लोचशीलता होनी चाहिए। लोचशीलता का मतलब समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके, इस प्रकार की कर प्रणाली होनी चाहिए। तीसरी बात, कर लगाते समय जो टैक्स पेयर है उनकी जो क्षमता है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, मनमाना टैक्स नहीं होना चाहिए। तो उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। ये चारों ही एक अच्छी प्रणाली की विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं। नेक्स्ट आप देखें, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से प्रभावी हुआ है? तो भारत में जीएसटी, भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये लागू हुआ है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं ये बेटा अप्रत्यक्ष कर हैं, इसमें अधिकांश जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको सम्मिलित कर लिया गया है। उत्तर आएगा सी, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, व्यक्तिगत आयकर से प्राप्त राशि केंद्र और राज्यों के बीच किसकी संस्तुति पर बांटी जाती है? देखिए बेटा, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स लगाने का अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स लगाने का अधिकार है, पर स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स लगाने के विषय दिए गए हैं, सेक्टर दिए गए हैं, वो अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं, उससे टैक्स रेवेन्यू कम जनरेट होता है। तो राज्यों को बेटा वित्त के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, और केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा करने के लिए बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है वो किया गया है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में बेटा करों का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पे होता है। वित्त आयोग का प्रावधान है ये अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, भारत में आज तक 16 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। अभी तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें चल रही है, और 15वां वित्त आयोग है ये 2020 से 2025 तक के लिए गठित किया गया था, पर अब इसका कार्यकाल 2026 तक कर दिया गया है। और 16वां वित्त आयोग है ये भी गठित कर दिया गया, और 16वां वित्त आयोग की सिफारिशें 2026 से 2031 तक के लिए प्रभावी रहेंगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं, नंद किशोर सिंह हैं,
और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो अरविंद पनगड़िया को बना दिया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आय बढ़ने के साथ कर की दर का बढ़ना किस प्रकार की कर प्रणाली का लक्षण होता है? तो आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ना प्रगतिशील कर प्रणाली होती है। देखो आपको बताऊं, मैं अगर भारत की बात करें तो भारत में 0 से लेके 4 लाख तक तो कर की दर शून्य है। 4 लाख से लेके 8 लाख तक 5% है। 8 लाख से लेकर के 12 लाख तक 10% है। ये बजट 2025-26 के अनुसार लिख रहा हूं मैं। 12 लाख से लेकर के 16 लाख तक 15% है। 15% है। 16 लाख से लेकर के 20 लाख तक 20% है। 20 लाख से लेकर के 25 लाख तक 25% है। और बेटा 25 लाख से अधिक कितना भी हो, 25 लाख से अधिक कितना भी हो, उस पर 30% है। तो देखो ये कौन सी कर प्रणाली है? प्रगतिशील कर प्रणाली है। जैसे जैसे आय बढ़ रही है कर की दर क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये प्रगतिशील कर प्रणाली होती है। और प्रगतिशील कर प्रणाली का चित्र ऐसा बनता है, ये ठीक है। ये टैक्स रेवेन्यू, ये बेटा टैक्स रेट, कर की दर, ठीक है। तो ध्यान रखना जैसे जैसे आय बढ़ेगी, ये आय का स्तर, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है कर की दर बढ़ती जाती है, इसको प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। तो यही हमारे को प्रश्न दिया है कि साहब जैसे जैसे आय बढ़ रही है कर की दर बढ़ रही है, ये कौन सी कर प्रणाली का लक्षण होता है? ये प्रगतिशील कर प्रणाली का लक्षण होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है। इस कर प्रणाली का स्लोगन एक देश एक कर तथा एक बाजार है। तो एक देश एक कर और एक बाजार है, ये जीएसटी का स्लोगन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का स्लोगन है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक देश एक कर एक बाजार। उत्तर होगा बेटा जी वस्तु एवं सेवा कर, जिसको अपन शॉर्ट में कहेंगे जीएसटी। अब बात करें अपन तो आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट की भी बहुत ही शानदार और जानदार टेस्ट सीरीज है, एस विवेकानंद संस्थान है, इसमें चल रही है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आगे अपन देखें लोक वित्त का संबंध किससे है, पब्लिक फाइनेंस का संबंध किससे है? तो पब्लिक फाइनेंस में किसको बढ़ता है? सरकार की आय, सरकार का व्यय और सरकार की ऋण। सरकार को आय कहां से होगी? सरकार उस आय को कहां कहां खर्च करेगी? अगर सरकार की आय कम है और खर्चा ज्यादा है तो सरकार वित्त की व्यवस्था कहां से करेगी? यही तो लोक वित्त है, यही तो पब्लिक फाइनेंस है। उत्तर क्या आएगा? सार्वजनिक आय भी है, सार्वजनिक व्यय भी है, ऋण है। उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आप देखो प्रगतिशीलता व आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होता है। देखिए प्रगतिशील और आनुपातिक कर प्रणाली क्या होती है? एक बिंदु तक आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़े और फिर स्थिर हो जाए। एक बिंदु तक आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ रही है, यानी ए बिंदु तक तो कैसी है? प्रगतिशील है। और ए के बाद में कैसी हो गई है? ए के बाद में आनुपातिक हो गई है। इस प्रकार की जो कर प्रणाली होती है उसको कौन सी कहा जाता है? तो इसको अधोगामी कर प्रणाली कहा जाता है। उत्तर आएगा बी। बेटा एक बिंदु तक आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ रही और फिर कर की दर क्या होगी? स्थिर हो गई। इस प्रकार की जो कर प्रणाली होती है इसको अधोगामी कर प्रणाली कहा जाता है। उत्तर होगा इसका बी। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार किस प्रकार की कर प्रणाली को अपनाती है? देखिए दो बातें ध्यान रखना। एक तो ये अगर हमारे से पूछे कि आय की असमानता को कम करने के लिए, आय की असमानता को कम करना, और आय की असमानता को कम करने के लिए जो कर प्रणाली अपनाई जाती है वो तो होती है प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली है, इसमें अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, गरीबों पे कम टैक्स लगाया जाता है, ताकि आय की समानता है वो क्या हो जाए? कम हो जाए।
और अगर उत्पादन बढ़ाने की बात करें, उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिगामी कर प्रणाली को अपनाया जाता है। प्रतिगामी कार्य प्रणाली यानी ऐसी कंपनी जो सरकार को ज्यादा टैक्स दे रही है, ज्यादा मात्रा में टैक्स दे रही है, उसको सरकार टैक्स में कुछ छूट देती है। यानी जो ज्यादा टैक्स देगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी, तो उसमें टैक्स की दर अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, वो ज्यादा उत्पादन करेगा। तो ध्यान रखें, उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए पूछ रहा है, तो उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रतिगामी कर प्रणाली को अपनाया जाता है। और प्रतिगामी कर प्रणाली का मतलब होता है आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर का कम होना, उसको प्रतिगामी कर प्रणाली कहा जाता है। तो आय की असमानता को कम करने की बात करता है तो प्रगतिशील कर प्रणाली होती है, और उत्पादन बढ़ाने की बात करता है तो प्रतिगामी कर प्रणाली होती है। और प्रतिगामी कर प्रणाली बेटा ये होती है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी, कर की दर है, टैक्स रेट है, वो कम होती जाएगी, उसको कहते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। और यहीं पर आज का हमारा सेशन है वो खत्म होता है। कल मैं पॉवर्टी वाला टॉपिक है उसके क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने 9:30 बजे उपस्थित रहूंगा। कुछ बच्चे कुछ कमेंट्स है मैं देख लेता हूं। वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो प्रश्न बड़े शानदार ही होते हैं और हर प्रश्न विद्यार्थी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न भले ही 20 हैं, पर इसके साथ में मैं साइड की बातें बताता हूं। तो हर सेशन में लगभग आपके 50 प्रश्न हैं वो तैयार हो जाते हैं। और कल जो बात करूंगा मैं सरोज, कालू जी, रिंकेश जी, वो करूंगा मैं गरीबी के प्रश्न लेकर के आऊंगा ना। तो पॉवर्टी वाला कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे और शानदार और जानदार प्रश्न हमारे होंगे। थैंक यू।